नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पीयूष शर्मा जी। और पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो बहुत धन्यवाद गोविंद। सबसे पहला जो हमारा सवाल होता है, सबकी जर्नी एक डिफरेंट वे से होती है इस फील्ड में। हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ आप पले बढ़े, जन्म कहाँ हुआ, और इस फील्ड के प्रति आपकी जो रुचि है वो कैसे बढ़ी। हाँ, ऐसा है गोविंद कि जब बचपन में इतना ही पता था कि मुझे चित्र बनाने में मजा आता है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं थी कि यहाँ एक करियर भी होता है, एक बाहर एक बड़ी दुनिया है जहाँ पे चित्रों का पूरा संसार होता है। लेकिन हाँ, ईश्वर ने चित्र के प्रति एक तरीके का आकर्षण दे करके भेजा था। और जो मैं जहाँ मैं रहता था वो जगह ठीक माँ नर्मदा के किनारे के सामने, मतलब हम लोग अपने घर से सीधे नर्मदा का वो दृश्य दिखा करते थे। पास में एक और नदी, और उस हरियाली के बीच में उस दो नदियों के संगम के सामने मेरा घर। तो प्राकृतिक रूप से कुछ भगवान ने ऐसा ऐसा जगह ऐसी थी कि यदि वहां पे कोई कलाकार नजर ना हो तो भी वो कलाकार हो जाए। और शुरुआत से ही चूंकि अब कला का चित्र बनाने का आनंद अनुभव होता था, तो अक्सर मैं अपने घर के उस बाहर ओटला जो आंगन है वहां बैठ करके सामने दिख रहे छोटे छोटे मंदिरों को बनाया करता था। और वो बनाना और फिर अपने आसपास लोगों को बताना, और फिर जो अप्रिसिएशन मिलता, उनकी जो प्रशंसा मिलती, वो बड़ा मन को आनंद देती। यही चीजें ऐसे ही करते करते अपने स्कूली जीवन में भी बस चित्रों को अपने दोस्तों के लिए बनाते रहते। साथ में जैसे आमतौर पे हम लोग किसी ग्रामीण इलाके में क्या करते हैं कि हमारे सामने कुछ लाइन क्लियर होती है कि भाई आपको बायो लेना है या मैथ्स लेना है या कोई एक सब्जेक्ट होता है, ऐसे ही कुछ मन में भी कुछ था नहीं, लेकिन हाँ जैसे एक ट्रेंड पे चला जाता है वैसे हम चल रहे। जब बाहर निकला वहां से तो पहली बार पता चला कि इस चित्रकला के लिए भी विद्यालय हो सकता है, महाविद्यालय हो सकता है, इसकी भी एक अकादमिक शिक्षण होता है, और इसको लेकर के भी जीवन में करियर के बारे में सोचा जा सकता है। Okay. तो फिर अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो मुझे लगा कि सारी चीजें एक तरफ छोड़ करके मैंने तय कर लिया कि अब तो कलाकार ही बनना है। जो चूंकि वो तो बना ही था, लेकिन कला का ही शिक्षण देना है, ये तय कर लिया। और फिर ऐसे करके इंदौर के फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया, और फिर इस तरीके से ये यात्रा चालू हो गई, जारी हो गई। ओके। तो जैसे एक हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसे होते हैं शिक्षक, या जिनका आप नाम लेना चाहें, कोई ऐसे शिक्षक रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं सौभाग्यशाली ये हूँ कि मेरा कोई एक शिक्षक का नाम लूंगा तो मैं कई लोगों के साथ अन्याय कर बैठूंगा। स्वाभाविक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे अपनी कला का जो आनुवांशिक गुण मिला वो मेरी माँ से मिला। क्योंकि वो मुझे बताती है कि मेरे जन्म से पहले भी वो चित्र बनाया करती थी और रेखांकन किया करती थी। उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा, ये मैं इस बात को बहुत मजबूती के साथ मानता हूँ। तो वो ही कहीं न कहीं वो आनुवांशिक गुण मेरे अंदर आया। उसके बाद में जब मैंने महाविद्यालय इंदौर के कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ के जो हमारे जो शिक्षक थे आदरणीय घाटोले साहब हुए, या शशिकांत मुंडी साहब हुए, या करण सिंह जी हुए, इन सभी का मार्गदर्शन हमें मिला, ये सौभाग्य की बात। लेकिन इसके अतिरिक्त वहां पर लगे हुए बड़े बड़े पुराने चित्र जो डीजे जोशी सर के हों, या चंद्रेश सक्सेना जी के लैंडस्केप हों, या आदरणीय देवलालीकर जी के रेखा चित्र हों, ये सब भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो मैं इन्हें भी गुरु ही मानता हूँ, क्योंकि यही सब देख करके मन में एक अनुभूति आती कि इस स्तर को पकड़ना है, इस लेवल तक जाना है। ये भाव यदि जागृत कोई करते, वो गुरु ही हो सकते हैं। और ये तो अप्रत्यक्ष प्रेरणा है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष प्रेरणा यदि थी तो वो थे मेरे सीनियर्स। मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूंगा, फिर वो अवधेश भाई हो, मनीष रत्न पारखे हो, अतुल पुराणिक हो, या भूपेंद्र उपरारिया हो। ये सब हमारे ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने शिक्षकों से कम काम नहीं किया। इसीलिए मैंने तुमसे पहले ये कहा कि किसी एक का नाम लेना बहुत गलत होगा।
ये बिल्कुल। सारे ही मैं अपने गुरु मान सकता हूँ, कह सकता हूँ, क्योंकि इन्हीं के ही मार्ग कहीं न कहीं जहाँ जैसी आवश्यकता लगी वैसे मार्गदर्शन में अपने कला जीवन को आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचा। वाकई। नहीं, वाकई जब हम इंदौर कॉलेज में थे तो काफी आप लोगों से भी, मतलब मुझे याद है कि मैं पहली बार शायद आप लोगों को गेट पे मिला था जब आप लोग कुछ ड्राइंग कर रहे थे। तो वो हाँ, मेरे मेरे दिमाग में आज भी वो चीज़ है, मेमोरीज, कि वो चीज़ें मैं नहीं भुला पाया, और काफ़ी सारी चीज़ मेरे को वहाँ से भी सीखने को मिली, और बात बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ही। तो हम एक काम करते हैं, आपके प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और मेरे ख्याल से उसमें और ज़्यादा इम्पैक्ट अपने चीज़ों पे पड़ेगा। और जो आपने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं ऑलरेडी, तो हमें भी उसके बारे में, उनके पीछे के कहानियों के बारे में सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। जी, ये मेरा घर का स्टूडियो है, जी। जहाँ मैं बैठ कर के अपने पेंटिंग्स खासतौर पे वाटर कलर्स करता रहता हूँ। ओके। जी, ये तो मेरे ख्याल से ये कॉलेज समय के काम है ना? कॉलेज के समय का काम है, लिनो कट किया था। ओके। और उस उन दिनों में लिनो हमारे लिए बड़ा कौतूहल का विषय था, क्योंकि वो सीधा प्रिंट इमेज देता था। हाँ, हाँ। तो अप्लाइड यदि हम करना चाहते थे या हम में से कुछ करना चाहते थे, उनके लिए वाकई ये एक बड़ी सीखने वाली चीज थी। तो बड़े हाथों में छाले करके भी हम लिनो कट किया करते थे और ऐसे खूब सारे प्रिंट निकाला करते थे। नहीं, लीनो का परिचय तो वहीं से हुआ। मैं मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ लीनो कट या प्रिंटिंग किया कुछ ये होता है। बट लीनो, मेरे ख्याल से उस टाइम घाटुले सर ने ही इस चीज से हमें परिचय करवाया था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये वास्तव में प्रिंट मेकर्स के लिए पहली सीढ़ी का काम कर सकती है ये चीज। इसके बाद तो बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी और भी तकनीकें हैं, लेकिन बेसिक्स के लिए ये बहुत सुंदर चीज है। बिल्कुल। और जब आपको कई प्रिंट्स निकालने हो तो ये स्टिल लाइफ हमने ड्रॉ किया था और कट किया था, और ये भी कॉलेज के समय का है। तो जब क्वांटिटी में कोई चीज निकालनी हो तो ये कट एक अच्छा माध्यम हो सकता है, ये हमने समझा था। बिल्कुल, मास प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से पहले के जमाने में जो चीजें होती थी, जैसे पोस्टर वगैरह बनाना हो, तो इन सब चीजों का ही इस्तेमाल होता था। यही होता था, बिल्कुल यही होता। जब मशीनें इतनी उन्नत नहीं रही होगी तो निश्चित ही लिथोग्राफी उसी के लिए ही प्रसिद्ध है। बिल्कुल। ये चित्र की कहानी बहुत अच्छी है। वो कहानी को शुरू करें, अहमदाबाद। वो कहानी को शुरू करें जी, उससे पहले मैं जी। चाहूंगा, एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि क्या कला में स्टाइलाइजेशन होना जरूरी है, तो आप क्या मानते हैं उस चीज को? जी, स्टाइलाइजेशन का जहां तक सवाल है, यदि आप कोशिश करके ला रहे हैं तो वो कभी नहीं हो जाएगा। हम्म। आपका व्यक्तित्व अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व होता है, उसके लिए आपने विशेष प्रयास नहीं किए। भगवान ने आपको अपना एक मौलिक व्यक्तित्व देकर के भेजा है। जी। मेरा यह मानना है कि आप अपना काम कीजिए, स्टाइल अपने आप डेवलप होगा। आप उसे छोड़ भी नहीं सकते, आप उससे बच भी नहीं सकते। बिल्कुल। शैली स्वयं बनती है, सिद्ध होती है। लेकिन यदि आपने किसी शैली के लिए प्रयास किया तो आप नकली हो जाएंगे, ये बड़ा खतरा है। तो स्टाइलाइजेशन उसे आने दीजिए, मेरा यह मानना है। प्रयास करके करना ठीक नहीं है। हम्म। अच्छा, इस इमेज के बारे में हम जानना चाहेंगे, वो कहानी। ये दरअसल ये जो काम है, ये कर्णावती अहमदाबाद में किया हुआ एक काम है, जो हमने अडानीज हाउस के लिए किया था। मैं और मेरे एक मित्र सतीश नारायणिया, हम दोनों ने मिलकर के इस काम को किया था। लेकिन इसके साथ मजेदार बात यह है कि ये वहां के पुराने किसी किले के या परकोटों के जो बड़े दरवाजे हुआ करते थे, ओके। उन दरवाजों में से कोई एक डैमेज्ड दरवाजा था जो मिला था। उसी के हिस्से करके एक लंबा पैनल बनाया गया और उस पैनल पे ये लिंटल हमने बनाया था, ये तोरण की तरह बनाया। ओके। और इसमें
भारत की अलग अलग मिनिएचर शैलियों का उपयोग करके काम किया था। और इसे थोड़ा सा हमें एंशियंट, थोड़ा सा पुराना जैसा ही जाहिर करना था, क्योंकि उस बात को ध्यान में रखते हुए ओके इसमें ओल्ड म्यूरल वाला इम्पैक्ट डालने की कोशिश की। और इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हमने इधर उधर बेतरतीब जो पहले से लगे हुए थे या बाद में हमने लगाए, हाँ उनको भी एक एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन बना करके जोड़ने का और उसे डेपिक्ट करने का प्रयास किया। ओके ये उसी का एक हिस्सा है। ये करीब मेरे ख्याल से, मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन 22-25 फीट का जरूर है ये लंबाई। ओके ये पूरा काम है? ये पूरा काम। ओके अच्छा, इसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट आप लोगों ने पेंट किया था, तो इसमें इसके पीछे कुछ स्टोरी है या अलग अलग जगह की जो अलग अलग शैलियां हैं उसी को आप लोगों ने स्टोरी हाँ किया था? जी, इसमें कोई एक स्टोरी लाइन नहीं, इसमें एक स्टोरी लाइन नहीं है। मतलब इसमें किसी एक कथानक को ज्यादा महत्व ना देते हुए इसमें एलिमेंट्स के कंपोजिशन को ध्यान दिया, विजुअल को ज्यादा ध्यान दिया कि हमने एलिमेंट्स को इस तरीके से उठाया कि एक कंप्लीट कंपोजिशन बन सके जो एक दूसरे के साथ बैलेंस में हो, हार्मनी। तो इसमें कथानक नहीं था, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखा कि इसमें एक राजसी, एक रॉयल इम्पैक्ट, रॉयल फीलिंग जरूर आनी चाहिए जो इसमें दिखाई देती है। बिल्कुल नहीं, वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। कितना समय लगा था इसमें? ये उसी दौरान का काम है किया हुआ, और लगभग हमने इसको 1.5 महीने में कंप्लीट किया था, 1.5 ओके काफी, क्योंकि मिनिएचर यदि आप कर रहे हैं तो उसमें उसकी बारीकियों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने इसको बहुत बारीकी से और बहुत करीने से और पूरे धैर्य के साथ, ताकि हम जो मूल कलाकार है उसकी आत्मा के साथ हम अन्याय न कर पाए। वाकई। अच्छा, ये जो ऊपर मैकेट्स हैं, ये उसी चीजों के हैं शायद, या जो डिजाइन बने हुए हैं? हाँ, वहाँ दरअसल कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे थे। सो ये हमारी पूरी वर्कशॉप है, तो अलग अलग कई कामों की चीजें वहाँ पर डिस्प्ले की जाती हैं। कुछ इसमें इसी पेंटिंग से जुड़े हुए भी हैं और कुछ अन्य दूसरे प्रोजेक्ट्स के भी हो सकते हैं। ओके। नया चित्र बनाना मुझे लगता है बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप इसमें उसकी प्राकृतिक पुरानापन डालने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप में एक मजेदार प्रक्रिया तो बन ही जाती है, लेकिन चुनौती भी बड़ी होती है। और वो चुनौती हमने इस चित्र को बनाते हुए हमने उसका सामना किया था और कोशिश की कि हम उसमें सफल हो सके। पर ये बहुत खूबसूरत है। मतलब जब मैंने एक चीज देखा है कि जब हम कुछ ऐसे रिप्लिकाएं करते हैं तो हम, मेरे ख्याल से थोड़े समय में कभी ऐसा एक क्षण आता है जब हम उस चीज को जीने लगते हैं और वो एहसास होता है कि वो कौन सा लेयर पहले लगा होगा, कौन सा लेयर बाद में लगा होगा, क्या तरीके से इसको किया गया होगा। ये आपको सिखाता बहुत है। हमने न केवल इस काम को करते हुए भारत की चित्र शैलियों को साथ में जाना, वैसे पढ़ा तो काफी पहले हम पढ़ते ही हैं अपने अकादमिक शिक्षण में, देखते भी हैं, लेकिन जब आप उसको करते हैं, उसे निभाते हैं, तो उसका भाव बदल जाता है, वो बहुत कुछ सिखाने लगता है। चित्र स्वयं आपसे बात करता है। और जिस तरीके से आपने ये बात की कि भाई हमें लेयर्स कैसे पता लगती है, हमें पता लगता है उसकी प्रक्रिया के बारे में, हम सोचते हैं कि कैसे बनाया गया हो। आप जब उस चित्र में डूबते हैं तो चित्र खुद बताने लगता है। और कई बार ऐसा अनुभव आता है काम करते हुए कि आप अनायास ही उस प्रक्रिया को निकाल बैठते हैं और आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे हाँ, ये तो ऐसे हुआ, क्योंकि ऐसा जो मेरे साथ हुआ यही उस कलाकार के साथ भी हुआ होगा जो उसने बनाया। बिल्कुल। तो ये एक तरीके का अनुसंधान भी बन जाता है, एक तरीके का इन्वेंशन भी बन जाता है। वाकई।
ये मेरे ही वर्कशॉप का ही का जगह चित्र है। और मैं जब अपने लैंडस्केप्स को डिस्टॉर्ट करके या मेरे लैंडस्केप्स को ध्यान में रख करके रंगों के साथ खेलता हूँ तो कुछ इस तरीके के चित्र बनते हैं। मैंने कभी भी अब्स्ट्रक्शन करने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा ईश्वर से मैंने यही मांगा कि वो उतरे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये चित्र उसी एक लाइन का है, जब मैंने अपने लैंडस्केप को अपने तरीके से जीने की कोशिश की। बिल्कुल, मुझे याद है अभी भी आपके जो लैंडस्केप आप कॉलेज में थे उस समय का, बहुत मिनिमल पिच में दिखता था। और ऐसा मुझे याद है कि एक धूप का एक था, जैसे पूरा येलो में 4-5 पेज थे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो जो खेत के अंदर नहीं होते जिसमें लोग बैठ के जानवर भगाने के लिए वो रहते हैं, उसका शेडो, उससे ही वो लैंडस्केप सा प्रतीत हो रहा था। तो वो चीजें मिनिमलिस्टिक वे में कितना जा सकता है, ये मेरे ख्याल से आने वाले कुछ काम में देखने को मिलेंगे। जी। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। वाकई जब भी समय मिलता है मैं जरूर आउटडोर जाकर के काम कर लेता हूँ। लैंडस्केप बनाना मेरा पैशन है। तो जहाँ के आसपास मेरे ग्रामीण परिवेश है, पास में माँ नर्मदा का भी तट है, तो अक्सर ऐसी जगह पे चला जाता हूँ जहाँ मैं अच्छा सा कोई चित्र बना सकूं, क्योंकि यही ऊर्जा का मूल स्रोत है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वाकई। और जैसे हम कभी ट्रेवल करते हैं तो साथ में तो ये रखना, मतलब मैं तो रखता हूँ घर से बोलते क्या जहाँ भी जाते एक डो के ले चलते। बिल्कुल सही कहा, और यही जरूरी है। देखिए, प्रेरणा अंतःकरण से आती है, लेकिन उसको रिफ्लेक्शन चाहिए। प्रेरणा आपका अंतःकरण हमेशा एक दर्पण की तरह है। आप किसका रिफ्लेक्शन वहां से देंगे, वो बाहर से आएगा। वाकई। तो जब भी ऐसा मौका हो कि जहां मुझे लगता है कि अवकाश है और मैं यहाँ से कुछ ले सकता हूँ, मैं जरूर वहां पर अपने कुछ चित्र या अपने कुछ स्केच खींच लेता हूँ। वो मेरे हमारे आने वाले चित्रों में क्या प्रभाव डालेगी वो भविष्य बताता है, समय बताता है। बिल्कुल। जी, ये मेरे लिए बड़ा यादगार चित्र है, क्योंकि इसमें फिर मैंने माँ नर्मदा का ही तट बनाया है, लेकिन ये चित्र बनाया है जब हमने भारतीय कला विचार के द्वारा जो नेशनल आर्ट कैंप हमने ऑनलाइन आयोजित किया था, और गोविंद तुम भी उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। और ये वो समय था जब कोरोना काल चल रहा था और चारों तरफ एक तरीके से केओस था, लोग परेशान थे, और उस समय कलाकर्म चले, जारी रखते रहे। हमारा ये प्रयास था और हमने उस दौरान ये चित्र बनाया है। वाकई। और ये काफी सारे लोगों ने देखा, सराहा उस चीज को, और वो चीजें आज भी लोग याद करते हैं। जो कोविड के समय में हम लोगों ने घर बैठे जो सारी चीजें पेंट की, वह सभी लोगों को एकत्र करके एक पॉजिटिव वातावरण बनाने का कोशिश हम लोगों के द्वारा हुई, वो अभी भी लोग याद करते हैं। और इसी चीजों को आगे बातचीत के लिए हम बहुत जल्दी एक जूम मीटिंग के जरिए बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कस भी करने वाले हैं, जो बहुत जरूरी है कला के क्षेत्र के लिए। बहुत जरूरी, क्योंकि यही जैसे हमें कोरोना काल में प्राणवायु चाहिए थी, वैसे ही ये भी हमारे लिए ये कलाकर्म के लिए प्राणवायु। और हमने उसको फिर करने के लिए जो प्रयास किया था वो बहुत जरूरी था। और ये मेरी चित्र शैली से अलग चित्र है। मूलतः ऐसे चित्र नहीं बनाता। ये मेरे अपने एक बहुत प्रिय एक मित्र हैं, उनके आग्रह पे उनके अनुसार मैंने चित्र बनाया था, लेकिन मैं इसको एक अध्ययन की तरह लेता हूँ। पर वो रियलिस्टिक जो पेजेस हैं वो आपके ही हैं। जी, तो जब हम एक अध्ययन की तरह कोई काम करते हैं तो हमें सीखते रहना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ रियलिस्टिक काम करने की मेरी हमेशा से इच्छा रही, तो ऐसे चित्र बनाने में मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, आनंद लेता हूँ।
तो अपने एक बहुत प्रिय एक मित्र हैं, उनके कहने पे मैंने ये दौड़ते हुए घोड़ों वाली चित्र बनाया है, ओके। जो मेरे लिए एक तरीके का अध्ययन ही था, स्टडी थी ये। तो बिल्कुल। इस तरीके के कोडिंग करना समय समय पे ये हमें थोड़ा सा एनर्जी से भर देता है, नहीं, थोड़ा सा वाक़ई कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है कि हाँ भाई हम ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने इंदौर में रहते हुए मुझे ध्यान है कि मैंने एक लैंडस्केप किया था। कोई एक सर थे उनके वहाँ के लिए, वो उसमें हाँ हाँ फेडेड रंग थे, बहुत ही खूबसूरत था। मतलब पेज पेज में ही हम कैसे लैंडस्केप को जैसे वेस्टर्न आर्टिस्ट करते हैं उस तरीके से, फिर उसमें जब अपनी चीजें आई, अपने यहाँ के हट्स आए या पेड़ आए, तो वो चीजें और ज्यादा हाँ, खूबसूरत लगने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तब हम तभी समझ सकते हैं जब हम इन्हें करते हैं। बिल्कुल बरतना बहुत जरूरी होता है, आप जब इसे करेंगे तभी ये उसके रहस्य आपके सामने खोलेंगे। बिल्कुल। और तो इसलिए मैंने शुरुआत से ही रंग तो है ही, अब्स्ट्रैक्ट या जी जी गोविंद। रंग तो है ही। एक रंग के साथ कौन सा रंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो भी हमें इन सब चीजों से सीखने को मिलता है। करने से ही भेद खुलते हैं। बिल्कुल आप उसको आप उपयोग करके केवल उपयोग ना करें और केवल देख करके सोचें कि हम इससे सीख लें, ये संभव नहीं है। इसीलिए बहुत व्यवहारिक और बहुत प्रायोगिक चीज है कि हमें करके देखना चाहिए। बिल्कुल। पर ये मैं ना बहुत सारे लोग छुपाते हैं। ये खैर अपनी व्यक्तिगत राय होती है, बिल्कुल लेकिन मैं शुरुआत से ही रियलिस्टिक काम मेरे लिए एक मेरा शौक रहा। मैं कितना भी सिंप्लीफिकेशन की बात कर लूं या एब्स्ट्रैक्शन करने का किया भी है, लेकिन उससे जो रियलिस्टिक के प्रति जो मेरा प्रेम है वो कम नहीं हो जाता और मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। और इसीलिए मैं अभी भी मेरा पसंदीदा जो मीडियम है वाटर कलर है, ट्रांसपेरेंट वाटर कलर, और मैं लैंडस्केप्स उसमें अभी भी करता हूँ। ओके। वाओ। हाँ, ये मेरे जीवन का वो काम था जिसने मुझे बाहर की दुनिया दिखाई। दरअसल कॉलेज में पढ़ते हुए उसी दौरान ये दिल्ली में एक काम चल रहा था जो था वॉशिंगटन के सिल्क रूट फोक फेस्टिवल के। ओके। और इंदौर स्कूल के मेरे काफी मित्र थे, सीनियर्स थे, वो लोग यहाँ पे काम करने के लिए उन्हें मौका मिला था और साथ में मैं भी था। तो वहां पर ये जो प्रोजेक्ट मिला था जो मेरे जिम्मे था, मैं और मेरे साथ मेरे एक सीनियर थे दिनेश परिहार, हम दोनों को ये काम मिला था। ये था इस्तांबुल की जो आर्किटेक्चर है इस्तांबुल का, उसकी रिप्लिका बनाना। ओके। लेकिन इसमें चुनौती ये थी कि ये सारा काम हमें पेपर्स से करना था, ये पेपर कोलैज से करना। ओके। पेपर्स भी हमें ज्यादातर टाइट पेपर्स यूज करने थे जो बड़े ट्रांसपेरेंट से होते हैं, चिलचिले झिलमिल और थोड़ा सा उनसे ट्रांसलूसेंट जैसे होते हैं, तो उनको उपयोग करना। तो बहुत ही कम रंगों का उपयोग करते हुए हमने ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े पैनल्स बनाए थे केवल पेपर को चिपका करके, मतलब कोलाज बना करके। शुरुआत में हमें खुद को लग रहा था कि ये काम थोड़ा असंभव हो सकता है या हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि यूज था, बहुत बड़े बड़े पैनल्स थे और बड़ा काम था। आपके पास आपका टूल क्या था? आपका टूल था पेपर, जिसके छोटे छोटे से टुकड़े काट करके आपको ये बनाना। लेकिन जब करना शुरू किया और जब एक के बाद एक पैनल्स तैयार होते थे, तो अनुभव में आया कि ये हम कर सकते। पास से देखने पर ये वाकई किसी एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग की तरह लगते हैं। ओके। दूर जाने पे जब सब इकट्ठा होते हैं, सबका एक इफेक्ट जब इकट्ठा होता है तो एक रियलिस्टिक पिक्चर सामने आता है। पास से छोटे छोटे कोलाज टुकड़े एक दूसरे के साथ बेतरतीब से लगे हुए नजर आते हैं। तो ये एक अनुभव भी था और इस काम ने ये भी बताया कि कला जगत में कितने प्रकार के काम और कितनी डायमेंशंस में काम हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सीखने का दिनों कॉलेज में थे, लेकिन ये कुछ पहल वो सीढ़ियां जिसमें भारतीय कला जगत का परिचय बहुत अच्छे तरीके से।
और ये कितना समय इसमें लगा था आप लोगों को सभी को? पूरे काम को करने में लगभग हमें 3.5 महीने लगे, 3.5 से 4 महीने। ओके। अच्छा, ये राजीव जी का वही सिल्क रूट वाला प्रोजेक्ट है शायद, हाँ? हाँ जी, हाँ जी, ये राजीव सेठी हैं। जी। इनका निश्चित ही हम सभी हमेशा आभारी रहे कि इन्होंने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में हमें भागीदार बनाया, मौका दिया। हालांकि वो उन्हें हम पे विश्वास था, इसलिए हम ये पा सकते हैं। बिल्कुल। और जी, तो ये राजीव सेठी ही जिनके मार्गदर्शन में ये सारे काम हुए। जी। ये डिस्प्ले वॉशिंगटन डीसी में है शायद, ना? या हाँ, ये टेम्पररी डिस्प्ले था। ओके। ये वॉशिंगटन डीसी का ही है और ये टेम्पररी डिस्प्ले था। उस साल का सिल्क रूट बुक फेस्टिवल जो था उसके लिए था ये। ओके। हाँ, ये सारे वहीं के चित्र हैं। ये भी खूबसूरत है। ये दूर से देखने पे तो ऐसा लगता है सब पेंट किया हुआ है, बट ये कोलाज है। मैं ताज्जुब हुए देखकर, इतना बड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों से कितना समय एक पार्ट को करने में, और उसके बाद आप दूर से जाके देखो या कोई आपको गाइड करता रहे, फिर आप उसको पेस्ट करते जाओ, ये सारी चीजें। मैं आज भी जब इसको याद करता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमने ये कर डाला। तो बहुत बेहतरीन काम है ये। जी, ये रिपीट हुआ शायद। ये इस्तांबुल का शेर डोर है, उसका उपयोग किया था। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये भी पेपर कोलाज ही है। और इसके साथ चुनौती ये थी कि कुछ नया पेपर का एक नया इफेक्ट लेकर के आना था। एक कैनवस के ऊपर पेपर लगाया हुआ है। ओके। तो और ये शेखावती जो शैली है उस शैली का चित्र है। और ये मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां टर्मिनल 2 पे जो काम किया है, उन 2 कामों में एक काम है। वाह। तो इसमें फिर चुनौती यह थी कि इसे बड़ा बनाना था। सहज ही पेपर लगाने से काम नहीं होने वाला जी। तो इसके लिए मैंने बहुत अलग तरीके के पेपर ढूंढना शुरू किए। जो लोग काइट पेपर रखते थे उनके पास जाकर के मैं उनसे पुराने पेपर मांगता था। मैं उनसे कहता था कि आपके पास जो पेपर्स खराब हो चुके हैं वो दे दीजिए आप। ओके। तो एक पेपर है, उनके पास ऐसा लॉट निकला जो उन्होंने ये कहा कि यदि आप नहीं आते तो मैं इसको फेंकने वाला। तो वो सारा मैंने उठाया और उन सारे पेपर्स की मदद से ये सारी चीजें ये क्रिएट किया। इसमें आपको एक मर्ज होते हुए अंदर डूबे हुए से फिगर्स भी दिखाई देंगे। बिल्कुल। ये मेरे इसी तरीके साइड जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, शायद ये वाला एरिया है, इसमें फिगर्स है और ये हमें इसी तरीके से चाहिए। जो फिगर्स है भी और मर्ज एक पेंटिंग का एलिमेंट होकर के वो मर्ज हो जाए, उसके साथ चला जाए, इस तरीके का एक इफेक्ट इसमें चाहिए था। हमें बहुत क्लैरिटी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब ये बड़ा इतना था कि जब ये इकट्ठा एक बार में सामने लगा दिखाई दिया तो फिर ये पूरा अर्थ और उसका फीलिंग उसमें स्वतः ही आ गया। तो हम जो चाहते थे पेपर्स की वजह से जो इफेक्ट लाना चाहते थे वो बिल्कुल ला पाए। ये वो पूरा हुआ। ये वाकई इसमें एक पुराना ऐतिहासिक सा वो टच भी है कि कुछ उखड़ गया है, कुछ है उसमें और कुछ क्लियर है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल यही था कि इसको देख करके ऐसा नया या एक ग्लैमर बनाना नहीं था। यहाँ पे एंशिएंट ग्लोरी बताना ज्यादा है। ओके। तो ये भी उसी एयरपोर्ट का एक दूसरा काम है। ये करीब 250 फीट लंबा पैनल है, 16 फीट ऊंचा है पैनल। और इसमें हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसका थीम था। लेकिन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में उठाना थे हमें प्राचीन काल से लगा के, जब से चक्के का खोज हुआ उस चक्के से लगा करके आज तक के साधनों तक हमें आना। लेकिन वो भी एक हमारे लिए रिसर्च का विषय बना, क्योंकि वो सारा हमें लोक कला या आदिवासी कला से उठा करके लाना। तो इसमें कहीं ना कहीं एक छोटा एक क्लासिकल मिनिएचर वाला टेस्ट भी इस पेंटिंग में था और कुछ इसमें ज्यादातर एलिमेंट आदिवासी लोक कला के थे। और इन सबको मिला जुला करके एक पूरा कंपोजिशन तैयार हुआ था।
इसका सरफेस हमने भूटानी पेपर से बनाया, ओके, जो सॉफ्ट बिल्कुल बटर की तरह होता है। पहले उसका सरफेस बनाया। मेरे साथ इसमें राहुल सोलंकी थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र, और उन्होंने अपने पेपर कोलाज की मदद से बहुत खूबसूरत सा सरफेस बनाया जिसके ऊपर हमने पेंट किया था। अच्छा, तो लेकिन ये जो चीजें हैं हाँ, इसी के ऊपर चढ़ के आप लोगों को करना पड़ता था कि कोई सरफेस पे ये करके बाद में पेस्ट किया वहां? नहीं, ये दरअसल हमने इसके पैनल्स पहले तैयार कर लिए थे और फिर उनको वहां ले जाकर के इंस्टॉल किया। लेकिन इतना करने से काम नहीं हुआ था, तो फिर हम बड़ी क्रेन्स होती थी वहां पे, उन पे चढ़ करके वहीं पर हम इसको काम भी करना पड़ा। तो काफी काम वहां भी हुआ, काफी काम पहले से भी हुआ। तो इस तरीके से मिला जुला करके उसमें व्यवहारिक जो दिक्कतें थी उनको दूर करके हम ये सब कर पाए। इसमें ये जो आप देख रहे हैं कुछ रिलीफ भी दिखाया है। ये रिलीफ वो सारे हैं जो लकड़ी के छोटे छोटे पट्टों के ऊपर जो उभरे हुए आकृतियां होती हैं आदिवासी जनजाति समाज की कला में, जो आसाम के क्षेत्र में जो अपने घरों में वो उपयोग करते हैं, उन पट्टों के निकाले हुए एलिमेंट्स हैं जिनको हमने बिल्कुल वैसे ही लकड़ी के उभरे हुए आकृतियों के रूप में यहाँ पे बनाया। तो इसमें रिलीफ भी है, इसमें पेंटिंग भी है, इसमें कोलाज भी है और इसमें इंस्टॉलेशन भी है। बिल्कुल जी। हम कई बार गए इस टर्मिनल 2 से, बट हमें उस समय ज्ञात नहीं था कि ये वाले आपके काम है। जरूर। इसमें अजंता और एलोरा के कुछ फॉर्म्स भी हमने उपयोग किया है जो इसको एक अलग ही खूबसूरत एंगल देते हैं। ओके, वाओ, ये वही पार्ट है शायद हमने बनते हुए पहले देखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वैसा ही रथ है और उसके सामने एक इंस्टॉल किया हुआ एक और रथ। ओके, ये जो स्कल्पचर हैं ये भी आप लोगों के हैं या ये स्कल्पचर? और ये तो अलग अलग जगहों से अलग अलग कलाकारों के काम इकट्ठे करके वहां इंस्टॉल किए हुए हैं। और कुछ प्राचीन जो पुराना रियल कलेक्शन है उनका भी उपयोग इस एयरपोर्ट पे किया गया है, जो रियली उस समय में रथ की तरह उपयोग में आते थे या डोली की तरह उपयोग में आते थे, उन्हें ओरिजिनल पीसेस को भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। तो ये केवल एग्जीबिशन आर्ट गैलरी नहीं बल्कि एक म्यूजियम की तरह है, इसीलिए इस एयरपोर्ट को एक म्यूजियम एयरपोर्ट भी कहा जाता है। बिल्कुल। और ये लगभग अभी सभी बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं सब जगह इस तरह की चीजें अभी ये कर रहे हैं। जी हाँ, ये पर ट्रेंड को सेट करने के लिए जो पहला उदाहरण होना चाहिए वो टर्मिनल 2 का है। ये वो चित्र है मेरे, जब मैं ये कॉलेज के समय का चित्र है, जब मैं लैंडस्केप के लिए तो फैसिनेटेड था ही जी, लेकिन उसी समय मेरे अपने आसपास में अपने सीनियर्स से बात जब करता था तो उस समय इंदौर स्कूल में अब्स्ट्रक्शन को लेके बहुत क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। और अब्स्ट्रक्शन को एक नया विचार जो इंदौर का अपना मूल विचार था वो दिया जाता। बिल्कुल, उस समय में मेरे अंदर एक तरीके की दुविधा थी, वो रियलिज्म की तरफ और एब्स्ट्रक्शन की तरफ। तब मेरे कुछ शुभचिंतक जो मेरे सीनियर्स थे उनसे मुझे कुछ बातें कभी कुछ ऐसे सुनने को मिलता है जो आपके घर में, आपके हृदय में, आपके मन में बस जाती है। तब उन्होंने कहा था कि यदि रियलिज्म पे आपका अधिकार हो जाए तो वो टूट करके स्वतः एब्स्ट्रैक्ट होने लगता है और इसे होने देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उसी प्रक्रिया का एक चित्र है। मैं इसमें बहुत कंप्लीट पेंटिंग नहीं कहता, लेकिन मेरे लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये उस समय में मेरे विचारों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। बिल्कुल, किस तरीके से अपने रंग और आकारों के तत्वों को समझते हुए टूटने लगे और कैसे जो हम देखते हैं दुनिया को आपके अंतर मन में किस प्रकार से वो सरलीफाइड होता है। तो ये उसी का उदाहरण है, इसलिए ये चित्र मुझे बड़ा पसंद। ओके, ये ओंकारेश्वर का एक चित्र है। वाह, वहां की टूटी फूटी
सीढ़ियाँ और पास में आपकी के। वाटर कलर भी मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि जैसे कोलाज जैसे हम करते हैं ना, उस तरह का कोलाज सा प्रतीत हो रहा है। हाँ, लेकिन इसमें काफी परिवर्तन आ गया है। मेरा करीब 10 या 12 साल पुराना है, हम्म। काफी पुराना, इसमें काफी बदलाव आए। ओके। लेकिन प्रति प्रेम वही है जो तब था, वही लगा। ओके, कहीं का दृश्य चित्र है? हाँ, मेरी शुरुआत से ही अप्रोच ये रही थी, जब भी मुझे कुछ क्रिएटिव चित्र बनाने हैं हम्म। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जो मेरी अपनी स्टडी है वहां से निकल करके आना चाहिए। ओके। और इस वजह से ये मेरे मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स भी कहीं ना कहीं मेरे लैंडस्केप की फीलिंग को लिए हुए होते हैं। ओके। तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल वर्क था, जब मैंने अपने एक लैंडस्केप को कन्वर्ट करने का कोशिश की थी, जो अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत सा बन पड़ा था। ये ये वाकई दरअसल मेरी, हाँ हाँ जी गोविंद। वाकई ये एक जैसे फ्लैट सरफेस पे हम एक बार जो नेगेटिव पॉजिटिव का एक अलग तरह का एक समावेश इसमें देखने को मिल रहा है हाँ कि हम बिल्कुल, ये अपना परसेप्शन है, ये भी एक खूबसूरत तरीका है सोचने का। बिल्कुल। लेकिन मैंने अपने एक अंतस के आकाश में बाहर का रिफ्लेक्शन, अंत प्रकृति में बाहरी रूपाकारों का कैसा प्रतिबिंब बनता है या वो कैसे प्रवेश करते हैं, ये उस भाव को मैंने एक लैंडस्केप के माध्यम से कन्वर्ट करने की कोशिश की और बनाने का प्रयास किया। तो ये खूबसूरती यही होती है इस पेंटिंग की, ये जैसा देखा जाए, जैसा परसेप्शन से उसे देखा जाए, वैसे अपने आप को खोल के रख देता। बिल्कुल। ये काम हाँ बोलिए। इसमें ये इसमें कोलाज है या लेयर्स की वजह से वो ऐसा? ये पूरा रंगों का उपयोग करके बनाया हुआ है, कई सारी लेयर्स हैं इसमें, और ये स्मृतियां हैं। दरअसल जब मैं अपनी मूल जो जमीन है अपने गांव से दूर, जिन दिनों में दिल्ली में रहा करता था, तब मुझे यहाँ की स्मृतियां बड़ी याद आती थी और अच्छी लगती थी। उन्हीं यादों को संजोने की कोशिश की। वही नर्मदा का घाट, वही लंबे से दूर तक फैले हुए खेत, और इस निमाड़ जहां मैं रहता हूँ, यहाँ का गर्म जलवायु, ये सारी चीजें मिलकर के कुछ ऐसा प्रभाव डालती थी। मैं उसको अपने इन अमूर्त चित्रों में, उन्हीं दृश्य चित्रों को करने की कोशिश करता था। तो ये उसी सीरीज का एक चित्र है। ये मुझे तो अभी ये है ना, जैसे लैंडस्केप की बात अगर आप करें तो मुझे वो लैंडस्केप सा ही प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक जगह पे बैठ के पूरा शांत माँ नर्मदा को देख रहा हूँ। बिल्कुल 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 ठीक, उसका भाव बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। दरअसल मैं प्रकृति के संयोग को मैं छोड़ ही नहीं सकता। मैं यदि अमूर्तन भी बनाता हूँ तो मैं पूरी तरह से तकनीक पे आधारित या तकनीक पे निर्भर होकर के बनाना पसंद नहीं करता। उसमें मेरा अपना अपने ब्रह्म के मन से आना चाहिए। ओके। उसी सीरीज का ये एक और चित्र है, जिसमें एक वैसी ही गहराई, कुछ रूपाकार हैं जो चित्र के जो कंपोजिशनल जो उसकी क्वालिटी है उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हीं जो घाटी के लंबे और गहरे जो समतल हैं, उन समतलों को भी बताते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उन दिनों में मेरा प्रयास ये रहता था कि जितना कम हो सके उतने कम ब्रश के स्ट्रोक्स की मदद से ज्यादा गहराई को बनाया जा सके। इसमें आप लेयर्स देख पाएंगे, बिल्कुल दिख रहा है।
लेकिन उन्हीं मोनोटोनस लेयर्स के साथ में कुछ दो चार दूसरे रंगों का उसमें प्रवेश है। और तब जब ये कर रहे होते हैं तब अनुभव में आता है कि बैलेंस क्या होता है। बिल्कुल। लाख समझाया जाए कि बैलेंस क्या, हार्मनी क्या, कलर का आपस में सामंजस्य, वो ऐसे समझ में नहीं आ सकता। जब ये करने लगा तो मुझे अनुभव हुआ कि रंग का कितना वजन कैसा होता है, और कहाँ एक छोटा सा पैच भी पूरी पेंटिंग को किस तरीके से संभाल सकता है। तो ये यही जो अनुभव जब मैं ले रहा था, ये उसी दौरान के चित्र हैं जिन्होंने मेरी कला यात्रा को और मजबूत किया। जी, ये मूड्स हैं दरअसल। आप चित्र वही बनता है जो आपका मूड क्या हो, आप कैसे क्या अनुभव कर रहे हैं। तो एक समय जब मैं बहुत एक आध्यात्मिक भावभूमि में अपने आप को पाता था, तो अभी जो चित्र देखे उस प्रकार के चित्र बनते। लेकिन जब वही चीजें एक एक्साइटमेंट, एक एक्सटेसी, एक उत्साह से भर जाती है, और आपके मन में एक प्रकार का एक बड़ा खूबसूरत सी भावनाएं होती हैं, तो फिर वो कुछ इस तरीके के चित्र बाहर निकलते। तो मैं इसे चेंज ऑफ मूड ही कहूँगा, बाकी प्रक्रिया वही है। उसके रूपाकारों में अंतर हो सकता है, लेकिन निकला ये फिर वही दृश्य चित्र से ही है। मेरा जो लैंडस्केप का जो लगाव है वही इन चित्रों में भी उतरता चला है। कभी कभी रूप बदल गए, रंग और आकारों में परिवर्तन दिखा, लेकिन भावभूमि वही रही। वाकई। पर एक चीज मेरे को जैसे पूछना है कि जो हम देखते हैं वो उसको कहीं ना कहीं हमारे एक अवचेतन मन में होता है, क्या उसकी प्रतिकृति ही निकलती है, या उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? जी जी जी, देखिए, हमारा जो भी प्रकटीकरण है वो चित्र के जगत में हो या किसी और भी जगत में, किसी और परिप्रेक्ष्य में भी आप देख लें, जो भी निकलता है आपके चेतन और अवचेतन दोनों का मिला जुला स्वरूप निकलता है। बिल्कुल। आपने युक्त परिस्थिति में आपने जो अनुभव किया और जो आपने प्रकट किया, उस अनुभव के साथ में आपके अवचेतन के तत्व भी मिलते हैं, और वो इस तरीके से मिलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि अवचेतन आप कितना समझ पाएंगे, कितना कुछ वहां है आपको पता ही नहीं। लेकिन समय समय पे वो अपना योगदान देता रहता है। कुछ लोग अपने अवचेतन ज्यादा पकड़ पाते हैं, कुछ कम पकड़ते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आता है वो दोनों का एक मिला जुला स्वरूप होता है, और इसीलिए कई बार ये होता है कि हम अपने किए हुए से स्वयं चमत्कृत हो जाते हैं। हमें ही पता नहीं लगता है कि अरे ये मैंने ये कर डाला, और ऐसा मेरे ख्याल से लगभग हर कलाकार के साथ होता है। बिल्कुल होता है। कई बार हम फ्लैशबैक में जाके पीछे चीजों को वापस रिकॉल करके काम करते हैं। ये वास्तव में आपके अवचेतन के खेल हैं। बिल्कुल। और इसे समझना बड़ा, और कला एक ईश्वर की कृपा मानना चाहिए कि कला एक ऐसा टूल हमें दिया है जो अपने अनकॉन्शियस को ज्यादा अच्छे, सबकॉन्शियस को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, जिसकी मदद। दूसरा, एक जैसे रंगों को लेकर एक चीज और बोलते हैं कि एक रंगों की एक परिभाषा है, वह एक आर्ट थेरेपी है। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? निश्चित है, आर्ट थेरेपी, अब तो आर्ट थेरेपी को बहुत व्यावहारिक रूप से एक्सेप्ट कर लिया गया। लोग आर्ट थेरेपी का साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट यूज कर रहे हैं, और ये तभी हो सकता है जबकि रंग अपना प्रभाव डालते हो। मैं तो इसको इस तरीके से छोटा सा उदाहरण कि मान लीजिए कि आपके आसपास जो हरियाली है, यदि एक दिन वो सारी हरियाली लाल कलर में बदल जाए, लाल रंग में बदल जाए, सारे पेड़, सारी घास, सारी धूप और सारा कुछ जो भी हरा है वो सारा लाल हो जाए, तो आपकी उस दिन मनस्थिति क्या हो जाएगी, आपकी हालत क्या हो जाएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो केवल कल्पना मात्र से आपको अनुभव में आ रहा है कि ये बड़ा ही हिंसक हो जाएगा, ये वायलेंट हो जाएगा। तो आप सोचिए रंग कितना प्रभाव होता है। तो ईश्वर ने एक बहुत ही नपे तुले और बहुत ही सुंदर संतुलन के साथ में इन रंगों को रखा हुआ है, और ये निश्चित हमारे मन पे प्रभाव डालते हैं। ये हाँ, वो चित्र भी मेरे जो यथार्थ चित्रण है उसको सरलीकृत करने का एक प्रयास था, और ये उसकी अग्रिम पंक्ति में, ये चित्र उससे
काफी आगे है जब मैंने रंगों के संतुलन को ईश्वर की प्रकृति में समझना प्रारंभ कर दिया। जब मैंने समझा कि प्रकृति में ईश्वर जो सबसे बड़ा चितेरा है, उसने किस स्ट्रेंथ के साथ अपने रूप और आकारों को जमा रखा है अपना चित्र बनाते हुए, जब मैंने उन चीजों को समझा तो फिर वो ये इन चित्रों में उतरने लगा और मैं थोड़ा बहुत समझने लगा कि किस प्रकार से रंग बर्ताव करते हैं और किस तरीके से एक दूसरे के साथ वो सुंदरता को निर्माण करने के लिए जमाया जा सकता है। ये कहाँ डिस्प्ले हुआ था ये काम? जी, ये काम कहाँ डिस्प्ले हुआ था? ये मेरा एक सोलो शो था त्रिवेणी में। ओके। ये लगभग 2008 की बात है, 7-8 की बात है। वहां पे ये डिस्प्ले हुआ त्रिवेणी की एक मेरे सोलो शो में, और इसकी पूरी एक सीरीज थी। मैंने इस सीरीज में मैंने करीब 20 से 25 चित्र बनाए। ओके। जो मेरे उनमें से कुछ अभी मेरे पास है, जो बड़ा मेरा एक बहुत प्रिय कलेक्शन में से ये उसी सीरीज में है जो अभी हमने कुछ देर पहले देख करके आए जी। ये चित्र उसी। हाँ, ये पहले मैं इसके ऊपर तुम्हारी टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद मैं बात। लग रहा है कि ये भी आपके एक फेज का ही एक हिस्सा है, क्योंकि बैकग्राउंड को हम जिस तरह से देखें अगर, तो इससे पुराना वाला जो चित्र था उसी सीरीज पे बाद में किया हुआ कुछ एक्सपेरिमेंट मुझे ऐसा लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोच के ये किया है। ठीक बात है। देखिए, इसका मूल जो बेस तो वही है जो मैं वो चित्रों में बनाता हूँ, लेकिन 2-3 चीजें। कभी कभी मन बहुत ही फिगरेटिव और रियलिस्टिक बनाने के लिए मन करता है। फिगरेटिव चीजें अपील करती हैं, अच्छा करती है, और एक चित्रकार को ये सब होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी को ऐसा होता है। बिल्कुल। देखते कभी लगता है कि मुझे कभी फिगर्स बनाने हैं, तो उस इच्छा को कभी दबाया नहीं जा सकता, दबाना भी नहीं चाहिए। तो ये केवल उस इच्छा की पूर्ति के लिए कि जब मेरा मन हुआ कि मैं फिगर्स बनाऊं, तो फिर मैंने इस चित्र को बनाया। लेकिन उसमें भी अपना एक भाव आ जाए, वो आ ही जाता है। वही अवचेतन, वही अनकॉन्शियस जो हमारे जाने हुए जगत के पीछे कुछ काम करता है, वो इस फिगर में। और हम सभी के अंदर कोमल भावनाओं के रूप में कहीं स्त्री का एक भाव छुपा होता है। जैसे स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के भावों से भरे हुए। तो मैंने उस सोल को, उस आत्मा को, उस भाव को इस रूप में प्रकट करने की कोशिश की है। तो ये केवल एक अपनी उस वक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए था कि भाई मुझे फिगरेटिव बनाना है, और मैंने ये बनाया। नहीं, वाकई, और ये बहुत बेबाकी से आपने ये जवाब दिया। ये वाकई सबके मन में तो होता ही है, पर कई सारे लोग उसको प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, वो सबके ऊपर अपना अपना एक परसेप्शन होता है। पर आपने वो यहाँ रखा इस प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से इससे लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा कि ट्रांसपेरेंसी जो चीज होती है बहुत बहुत ही बेहतरीन, एक इंसान को समझने और जानने के लिए बहुत कारगर होती है। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। शायद हमारा यह सेशन लंबा ना हो जाए, मेरे को उसकी भी बड़ी चिंता है। नहीं लेकिन दरअसल जैसे एक हमारे यहाँ एक बात कही जाती है हमारी संस्कृति में, हमारी पूर्वज, हमारा जो सनातन इतिहास है, उसमें कहा जाता है कि धर्म मुक्त करना। और दूसरी तरफ कहा जाता है कला एक साधना है, और वही कला भी एक धर्म हो सकती है उस तत्व को पहचानने के लिए। तो कला स्वयं एक धर्म है, इसलिए कला ने भी मुक्त करना चाहिए। यदि धर्म मुक्त करता है तो कला ने भी मुक्त करना चाहिए। कला आपको बांध नहीं सकती, कला तो मुक्त होने का एक माध्यम हो जाना चाहिए। और यदि आप किसी सीमा में बंधे हुए अपनी कला को महसूस करते हो, तो हमें उसके प्रति पहले से उसके प्रति जागरूक हो जाना चाहिए कि कहीं हम अपने मौलिक स्वरूप के साथ कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि कला वही है जो आप मूलतः क्या चाहते हैं, यदि आप उसे जान गए तो फिर उसके बाद जो कला कर्म होगा वो आपका यथार्थ कला। अन्यथा बाहर के दबावों से प्रभावित होकर के यदि आपने एक बंधन के अंदर कला कर्म करने का प्रयास किया तो वो क्राफ्ट हो जाएगा, कला कर्म नहीं लगता।
बिल्कुल। मुझे लगता है कि तो होना चाहिए जो आपको मुक्त करे। वाह। ये जैसे वॉशिंगटन में सिल्क रोड फोक फेस्टिवल था, वैसे ही वर्ल्ड क्राफ्ट फेयर हुआ था स्पेन में, बार्सिलोना में। ये ठीक उन्हीं दिनों के आसपास की कुछ बात है। तो वहां पे ये ट्री ऑफ लाइफ हमने बनाया था। ओके। ये पूरा भूटानी पेपर से बना हुआ है और इसके पूरा भारत में जो महिलाएं जो एनजीओ के माध्यम से काम कर रही है, उनका पूरा कथानक एक ये अलग ही बड़े खूबसूरत से इनोसेंट से फिगर्स के माध्यम से बनाना। लेकिन ये जो फिगर्स तुम इस ट्री के ऊपर देख पा रहे हो, ये पेंट किए हुए हैं, ये सारे कोलाज किए हुए हैं। इसी पेपर को हमने इन फिगर्स के रूप में काटा और फिर उसके बाद उनको उनकी एजेस को मोमबत्ती की मदद से जलाया और एक बड़ा इफेक्टिव फिगर बना, उसे हमने इसे पेस्ट किया है। ओके। तो एक प्रक्रिया और एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट था। तो एक बड़ा खूबसूरत सा इंस्टॉलेशन ये तैयार हुआ। पर ये जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बीच में भी कुछ था या सिर्फ पेपर ही है ये स्ट्रक्चर पूरा पेपर का बना हुआ है, जिसको पहले अंदर एक स्ट्रक्चर जिसको बांस की कपचियों से और कुछ तार की मदद से तैयार किया था और उसके आसपास हमने पेपर को ये लपेटा था। ओके। और अंदर वो सारे फिर इलेक्ट्रिकल प्रोविजन थे जो इलेक्ट्रिशियन का काम का था। जो इसमें आर्टिस्टिक वैल्यू थी वो सारी पेपर और इन फिगर्स की मदद से। ओके। एक वृक्ष, बड़ा सा वृक्ष जैसा ये प्रतीत हो रहा है। हाँ, इसका नाम ही ट्री ऑफ लाइफ था, इसी नाम से ये वहां डिस्प्ले हुआ था। और इसमें हमने भारत की कामकाजी महिलाओं की के जीवन, उनके सौंदर्य और उनकी गरिमा को बताने का प्रयास किया। ये कौन से सन की बात है? ये लगभग 2011 के लगभग या 2010 की बात है संभव। ओके। ये काफी पुराना मेरा लैंडस्केप है। महेश्वर, ये ओंकारेश्वर है। ओके। और मां नर्मदा है। काफी पुराना काम है। तब मैं वाटर कलर को समझने का प्रयास कर रहा था, उसकी बहाव की तरह नहीं लेकर के उन दिनों सीमित रूप में इनको मैं रख पा रहा था। ये मुझे, क्योंकि ये सब मैं जब अपने पुराने काम देखता हूँ तो उसमें कमियां भी मुझे दिखाई देती, और जो स्वीकार कर लेना एक अच्छी बात है, तभी हम आगे बढ़ते। तो ये वही पुराना चित्र है, हालांकि मुझे बड़ा प्रिय है क्योंकि यही वो सीढ़ियां हैं जिनसे मैं आगे बढ़ पाया। तो ये वाले जो काम है नए ये सीरीज के, ये कब से शुरू हुआ और इसके पीछे इसके बाद आपने कुछ लैंडस्केप भी किए हुए हैं, और इस सीरीज पे हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे, ये कब से शुरुआत हुई? गोविंद, ये जहां तक इन चित्रों का सवाल है, ऐसा कोई बिंदु नहीं बताया जा सकता कि यहाँ से मैंने शुरू कर दिया। वास्तव में एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने अपने कॉलेज लाइफ में पहली बार वाटर कलर के लैंडस्केप्स देखे थे तो मुझे बड़े पसंद आए। फिर मुझे लगता था कि ये मैंने करना चाहिए। और तभी मेरे एक सीनियर ने ये कहा कि वाटर कलर बहुत डिफिकल्ट टफ मीडियम्स में से एक है। तो इसको मैंने एक चैलेंज की तरफ लिया और मैंने सोचा कि मुझे इस मीडियम में, इस माध्यम में मुझे काम करते हुए आना चाहिए। मैंने जब इनको काम करना शुरू किया तो फिर वहां से प्रक्रिया चल पड़ी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। लगातार मैं इस मीडियम में काम करते जा रहा हूँ। जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना नयापन मुझे इस माध्यम में मिलता जा रहा है। ओके। ये इस वाटर कलर मीडियम की खूबसूरती है। मुझे भारतीय परिवेश के चित्रों को बनाने में बड़ा आनंद आता है। तो राजस्थान की कुछ झलक, गुजरात की, कुछ कठियावाड़ की, कुछ निमाड़ की, तो मुझे बड़ा आनंद आता है इन चित्रों को बनाना। और वाटर कलर में लाइट एंड शेड्स के साथ प्ले करना, ये बड़ी खूबसूरत चीज होती है। और मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ सही बर्ताव कर सकूं। बिल्कुल। वाह।
ये हमारे मेरे गांव का एक पुराना स्ट्रक्चर था जहाँ पे एक दीवार में लगा हुआ पत्थर। अच्छा। और ये महेश, जी हाँ, ये उस छोटे से पत्थर को जो आने आने जाने वाले लोग उसको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, उसे देव की तरफ देखते हैं, तो उसी भाव को मैंने बनाने की कोशिश की है। और ये महेश्वर के एक घाट पे एक बहुत छोटे से कोने में लगा हुआ एक छोटा सा पत्थर है, और वहां ये मूर्ति उकेरी हुई है। ये वहां का ये चित्र है। वो हमारे आसपास बिखरी हुई सुंदरता को बताने का मेरा प्रयास है। ये वेनिस की एक फोटो के माध्यम से बनाया हुआ पेंटिंग है। वाटर कलर के बिल्कुल, इसमें बहाव शेड का तो जो जबरदस्त समावेश है वो वाटर कलर में तो होता ही है, बहुत मजा आता है देखने में। वो इसमें कैसे मेंटेन करना ये वाटर कलर में सबसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। बिल्कुल, लाइट एंड शेड, हाइट एंड डेप्थ, ये सारी चीजें वाटर कलर का एक मूलभूत चीजें होती है जो बहुत अच्छे तरीके से सिखाती है। और कलर्स का जो बहाव है, कलर्स की जो चेंज है, जो टोन्स का जो बदलाव है जी, वो वाटर कलर से अच्छा मुझे, मेरा कम से कम ये मेरा अनुभव है कि इससे ज्यादा अच्छा और किसी माध्यम में मुझे नहीं आया। मैंने काम सब में किया है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित जिस मीडियम में किया है वो है ट्रांसपेरेंट वाटर। ओके। उसी समय का और वहीं का ये ओंकारेश्वर। ये हमने कुछ मेटल को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। दरअसल मेरे एक मित्र है, वो मेटल का काम करते हैं, तो जब वो मेटल को गला करके कुछ बनाते हैं तो उस वक्त वो उसके पहले जो टेक्सचर बनता है वो मुझे बड़ा सुंदर लगा। तो मैंने सोचा कि कुछ काम किया जाए, तो ये हमने कुछ चीजें तैयार की और उसके ऊपर कैसे हम दूसरी मेटल से काम कर सकते हैं, दूसरे चित्र में आप देखेंगे इस तरीके से कुछ बनाने का प्रयास किया था। तो ये एक बड़े से इंस्टॉलेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे हमने काफी सारे फिर एक बड़ा सा खूबसूरत सा इंस्टॉलेशन बनाया था। ओके। और एक ज्वेलरी का एक शोरूम है, वहां ये डिस्प्ले हुआ। अच्छा, लास्ट में हम चाहेंगे कि जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं व स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप एक जरूर कोई संदेश दीजिए जो उनको मोटिवेट करे, क्योंकि यही सब जो अनुभव हैं वो उन लोगों को काम आने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा 2-3 बातें हैं जो मैंने अपने जीवन से सीखी हैं। एक तो ये कि कभी भी अपनी मूल प्रकृति को भुला करके बाहरी दबावों से प्रभावित होकर अपना काम नहीं करना। हो सकता है कि बाहर किसी विशेष प्रकार का काम बहुत सराहा जाता हो या उसका एक माहौल हो, लेकिन आपको अपनी मूल प्रकृति को पहचानना चाहिए। आपका अंतःकरण क्या चाहता है वही कराना जी। दूसरा, सतत काम करना बहुत जरूरी है। कैसी भी परिस्थिति हो, आप कहीं भी हो, निरंतर काम करते रहिए। और तीसरा, आजकल जिस तरीके से नए बच्चे अमूर्तन के पीछे अब्स्ट्रक्शन को करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि पहले अमूर्तन के भाव को समझें। मैं ऐसे ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की तरह लेता हूँ। पहली सीढ़ी भक्ति मार्ग होती है, फिर वहां से आप ज्ञान मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीधे ज्ञान या निराकार तत्व की तरफ छलांग लगा देना आपको साकार की भी समझ नहीं देगा और निराकार तक पहुंचने भी नहीं देगा। इसलिए पहले साकार को अर्थात यथार्थ चित्रण को समझना, उसको करना और उसमें अपनी महारत हासिल करना, ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद अपने आप को छोड़े, स्वयं आपका जो स्टडी है, आपका जो काम है, वो खुद ब खुद अमूर्तन की तरफ बढ़ जाएगा। यही प्रक्रिया है और यही आपका सत्य है जो आपको उसके करीब ले जाएगा। इसलिए सत्य के करीब आना ज्यादा जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल।
ये मेरे ख्याल से ये मैसेज बहुत सारे लोगों को जरूर काम आएगा। चैनल के लिए कुछ 2 मिनट का बोले, क्योंकि इस चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला, कब आपने किसके किसके इंटरव्यूज देखे, और जो भी आपके फॉलोवर्स हैं आप जरूर उनको रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट जरूर करें। जरूर गोविंद, मैं ये कहना चाहूँ, मैं इस चैनल से पहले गोविंद विश्वास को जानता हूँ और मैं उनके अथक परिश्रम को और लगन को जानता हूँ। और ये वही लगन है जो कई प्रकार के विपरीत प्रवाहों के बाद भी यदि सोच लिया कि ये चैनल चलाना है और इसमें इंटरव्यूज लेने हैं, तो शुरुआत में जो काम बड़ा बड़ा कठिन लग रहा, गोविंद ने इतने सारे मूर्धन्य चित्रकारों के साथ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझसे कहीं ज्यादा नामचीन जो चित्रकार हैं उनके इंटरव्यूज लेकर के ये बता दिया कि यदि लगन हो तो कला जगत की सेवा किसी भी माध्यम से की जा सकती है। गोविंद अपने चित्रों की मदद से तो कलाकार कर ही रहे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से भी जो देश का, जो भारत के कला जगत के जो सदस्य हैं या नए कलाकार हैं, उभरते कलाकार हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी सहूलियत कर रहे हैं, जो हमें कई कलाकारों के पास जाकर के भी सीखने को नहीं मिलता। गोविंद ने उस सारे कलाकारों को एक जगह पर इकट्ठा करके हमें घर बैठे उनके अनुभव, उनका इतिहास और उनका कला कर्मों से परिचय करवा दिया। निश्चित ही अभी वर्तमान जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या अपकमिंग के अलावा जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट भी हैं, उनके लिए भी मैं कहूंगा कि गोविंद का ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा है और बहुत सहयोगी होगा। इसलिए सभी चित्रकार भाइयों को, मेरे मित्रों को मैं आग्रह करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और निरंतर देखते भी रहें, क्योंकि यहाँ पे नित नए चमत्कार होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। बिल्कुल, आप लोगों के आशीर्वाद रहे तो बिल्कुल होते रहेंगे। और बस जो एक योगदान हमने शुरू किया, ये धीरे धीरे कला के जो चाहने वाले हैं, जो लोग हैं, उन लोगों के तक ये बातचीत पहुंचे, व उन लोगों को इसके बारे में और जानकारी हो, यही हमारा प्रयास हमेशा से होता है। और आपने इतना शॉर्ट नोटिस पे इतना सारा समय निकाला, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पीयूष जी आपको। और उन दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत को मन लगाकर सुना। तो हम फिर से मुलाकात करेंगे। और गोविंद, मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे स्थान दिया, बुलाया, मुझसे बात की और कई कई दिनों बाद में कला संबंधित चर्चा करके जो आनंद आया है, उसके लिए निश्चय ही आपको बहुत साधुवाद। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।